हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लेके आए सीरीज 7 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की और टॉपिक रहेगा इंडियन पॉलिटी। ये इंपॉर्टेंट है बीएससी नर्सिंग की तैयारी के लिए और एबीवीएमयू सेट के लिए। किसी भी बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन में आप यूज कर सकते हैं। ऊपर देखिए लिंक में एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो सीरीज 1 से लेकर सीरीज 7 के सभी वीडियो आपके जीके के वहां पे उपलब्ध हो जाएंगे। आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम जरूर कहेंगे कि हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, जैसे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं ये पूछा जा रहा है। 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं कि 14 हैं। तो कितने शेड्यूल हैं इस समय टोटल है 12 शेड्यूल्स। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा आपको पता है लोअर हाउस होती है जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते हैं। लोकसभा लोअर हाउस होती है जहां मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी बैठते हैं। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम? 542, 533, 552 कि 510। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 552, 552। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था सबसे पहले किसने पुट किया था? एम.एन. रॉय जी ने, एम.के. गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने कि जवाहरलाल नेहरू ने? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय जी ने सबसे पहले आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। तो नेशनल एंथम जनगण मनगण और नेशनल सॉन्ग आपका वंदे मातरम किस डेट को अडॉप्ट किया गया था भारत का? 26 नवंबर 1949 को कि 24 जनवरी 1950 को, 11 दिसंबर 1949 की 26 जनवरी 1950। तो क्वेश्चन क्या है? नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग किस दिन अडॉप्ट किया गया? ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम जनगण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को अडॉप्ट किया था। अब 5th देखिए, हाउ मेनी कंट्रीज आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन होता है और इसमें परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो कितने परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? या आप कहिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स को वीटो करने का पावर होता है, ठीक है। 10 हैं, 4 हैं, 5 हैं कि 6 हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 5। वो 5 कौन सी कंट्री है? यूके है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए है, ठीक है, फ्रांस है, ओके, रशिया है और चाइना है। नंबर 6 देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रोमलगेटेड ऑन जनवरी 26, 1950। तो हमें पता है 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाता है 1950 को। क्यों? क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रखा गया था, रिपब्लिक डे था। क्यों मनाया जाता है? दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। क्योंकि ये दिन सेलिब्रेट किया जाता था भारत की आज़ादी दिवस का 1929 से, इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। क्या ये इसका रीजन है? या इट वॉज द विश ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था क्या उनकी विश थी? या इट वॉज अ डे व्हेन महात्मा गांधी केप्ट द फर्स्ट फास्ट। क्या ये ऐसा दिन था जिसे महात्मा गांधी ने पहला अपना व्रत रखा था सत्याग्रह में? या ये डेट वो है जो बर्थडे है बी आर अम्बेडकर की? तो कौन सा ओकेजन है? इसका आंसर है ए, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के पहले 1929 से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। मतलब 1929 से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, जो कि बाद में 15 अगस्त हो गया। इसलिए 26 जनवरी को ही 1950 को रिपब्लिक डे बनाया गया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत को दिया गया। नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मौर्य डायनेस्टी के से क्या हमने अडेप्ट किया है जो कि हमारे एम्बलम में, भारत के एम्बलम में लिखा हुआ है, बना हुआ है? 4 लायंस, 4 शेर है कि व्हील है कि हॉर्स है कि सत्यमेव जयते हैं? तो यहाँ पूछा क्या गया है एम्बलम में, तो इसका आंसर क्या है? 4 लायंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से गलत कौन सा है? ठीक है, तो आपको पता है आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी पहला होता है। तो पूछा गया है क्या ये सही है? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से 18। फिर पूछा गया राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 से 24।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 35 से 36। इसमें से गलत कौन सा? इसमें से गलत ये वाला है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी याद रखिएगा, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 आता है, 25 टू 28। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन है? ठीक है, फिर वही आर्टिकल की बारी आ रही है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 से 28, तो पिछली बारी था, ये सही है बिल्कुल। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल नंबर 32 है, ये भी सही है, याद रखिएगा इसे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, आर्टिकल नंबर 29, 30, ये भी बिल्कुल सही है। राइट टू इक्वालिटी 18 से 20, ये आंसर गलत है क्योंकि वो 14 से स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 है और कल्चरल एजुकेशन राइट 29 से लेके 30 के बीच में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंडियाज नेशनल फ्लैग, तो पता है आपको ट्राई कलर होता है इंडियाज नेशनल फ्लैग, वॉज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? जो ट्राई कलर है तिरंगा, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 जुलाई, 2 अक्टूबर, ईयर भी लिखा हुआ है। इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को ट्राई कलर हमने अडॉप्ट किया था इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट पॉलिसी के। ये किस मकसद से बनाए गए हैं? विद द प्रोवाइडेड एम्स, ये ऑब्जेक्टिव से बने हैं, दैट द स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव इज कवर्ड इन आर्टिकल नंबर्स। मतलब स्टेट को क्या अचीव करना चाहिए, ठीक है, क्या एम्स होने चाहिए किसी स्टेट को अचीव करने के लिए, तो डायरेक्शंस लिखे हुए हैं, तो वो सब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। ठीक है, ये स्टेट को डायरेक्ट करते हैं क्या एम्स उसके होने चाहिए। तो किस आर्टिकल का पार्ट है ये? 14 से 18, 36 से 51, 19 से 22, 51 से 54। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36 टू 51 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं। नंबर 12 देखिए, अब इसमें कई चीजें लिखी हुई है, एडेड इन 1976, फिर लिखा है बाय द 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो 1976 में कुछ ऐड हुआ 42nd अमेंडमेंट से। फिर क्या बात हो रहा है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं आपकी, आर कंटेन्ड इन द आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पूछा गया है, 11 है, 10 है, 5 है कि 16 है? देखिए इसका सही आंसर तो 11 है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये 1976 में ऐड हुई है, 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई है, और ये होती हैं आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब चीजें छोटी छोटी हैं, याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पहला सिटीजन कौन है? ठीक है, और उसी को एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी आपको पता है, तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट भी वही होता है। तो फर्स्ट सिटीजन कौन है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं कि सभी होते हैं? सही आंसर है प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है प्रेसिडेंट, और यही एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट भी होता है। नंबर 14 देखिए, तो जैसे लोकसभा की बात हुई थी, राज्यसभा की बात हो रही है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? तो लोकसभा की बताई थी 552, 552 थी, राज्यसभा क्या होगी 290, 330, 250 की 110? तो इसका सही आंसर क्या है, राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो होती है 250, 250, जिसमें जो है जो मेंबरशिप होती है वो 6 ईयर्स की होती है। कितनी ईयर्स की होती? 6 ईयर। एक राज्यसभा मेंबर 6 साल तक रहता है, और इन 6 सालों में 1/3 मेंबर जो है रिटायर होते रहते हैं एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर राज्यसभा के रिटायर होते जाते हैं, और टोटल 6 ईयर तक राज्यसभा के मेंबर रहते हैं, और 250 मेंबर राज्यसभा, जिसको अपर हाउस भी कहते हैं, उसमें हो सकते हैं। नंबर 15 देखिए, द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वेर एडेड टू द प्रिएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाई। तो जो प्रिएम्बल है इसमें बाद में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड किया गया, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी ऐड किया गया। ये किस अमेंडमेंट से एक्ट हुआ था? 44, 42nd, 45th की 46th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर है 42वें 42nd अमेंडमेंट से ये टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, प्रिएम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, इसमें से कौन सा राइट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर जानते ही हैं कि आप चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या रोल है आपको पता ही है।
अंबेडकर जी ने कहा था कि इसमें से एक ऐसी राइट है जिसको हार्ट एंड सोल कहा था। ठीक है, हार्ट आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, दिल और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम है, ऑफ रिलीजन है, कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है? सही जवाब है इसका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 को कहा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिडन्स अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल नंबर। तो अनटचेबिलिटी जो छूत अछूत है, इसको मना कर रखा है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस आर्टिकल में डिस्क्राइब्ड है अनटचेबिलिटी का? आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 17 के आर्टिकल नंबर 370। सही आंसर क्या है इसका? याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 17 से अनटचेबिलिटी फॉरबिडन है, बैंड है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड। अब एक टर्म और आ गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे हटाया जाता है? इम्पीचमेंट से हटाया जाता है। तो जो इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट है किस आर्टिकल में दिया हुआ है? छोटे छोटे आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कभी। 42, 61, 75 के 356। ठीक है, तो ऑप्शन इसका है 75। 75 आर्टिकल में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, कैसा है? यूनिटरी है कि फेडरल है, कि फेडरल फॉर्म है, यूनिटरी इन स्पिरिट है कि पार्लियामेंट्री है? देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेडरल इन फॉर्म। क्यों? मतलब बिखराव है, स्टेट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हुआ है, लेकिन सब मिलके इंडिया बनाते हैं। यूनिटरी इन स्पिरिट है, तो स्पिरिट है कि यूनिट होके एक इंडिया बना हुआ है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर है, तोड़ के रखा गया है छोटे छोटे टुकड़ों में, कि वो अपना मशीनरी रन कर सके। तो फेडरल इन फॉर्म है एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। 20 देखिए, इन विच हाउस इज द फाइनेंस बिल प्रेजेंटेड फर्स्ट। तो फाइनेंस बिल जो होता है, पैसे का जो रिलेटेड जो बिल होता है, कहाँ पहले प्रेजेंट किया था? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा दोनों की सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो इसका सही आंसर है लोकसभा। फाइनेंस बिल सबसे पहले जाता है, कोई भी पैसे का बिल सबसे पहले आता है लोकसभा। लोकसभा जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, एमपीज बैठते हैं, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 552 है, और इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इन इंडिया करेंसी नोट इज इशूड बाई। तो आप जो पैसे यूज करते हैं, ये जो करेंसी नोट है कौन इश्यू करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड की बैंक ऑफ इंडिया? तो आपको पता होगा इसका आंसर, इसका आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट इशू करता है। नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? आईसीजे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल कोर्ट है जस्टिस का। ठीक है, ये कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा में है, रोम में है, हैग में है कि पेरिस में है? इसका हेडक्वार्टर है हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है, तो हेग में इसका हेडक्वार्टर है, HAGUE, हेग कहा जाता है इसे। नंबर 23 देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज लिस्टेड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग किस शेड्यूल में है? यूनियन लिस्ट में है, या किस लिस्ट में है? कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में, एक रेजिडुअल सब्जेक्ट है। तीन लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। तो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट का जज किस एज पे रिटायर होता है? 62, 62, 71, 70 की 60। तो इसका सही आंसर क्या है? 62 है। ओके, पहले 60 पे होते थे, अब 62 पे होने लगे।